बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस बात पर तो सख्त रंज हुआ कि 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हो गई ईरान के हमले में। किसी भी बच्चे का मर जाना और वो भी शर्मनाक अंदाज में बड़ा तकलीफ दे होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप अपने मुल्क का माजी देखते हैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान ने जितना सख्त रद्दमल दिया है उतना बनता नहीं था। अपना सफीर वापस बुलाने और ईरान के सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म ही दे दिया। वैसे तो अगर सरहद पार से हमला हो तो कई बार हमसाया ममालिक में जंग छिड़ जाती है, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ईरानी हमले पर पाकिस्तान का सख्त रद्दमल देना बनता नहीं था। इसकी तारीखी वजूहात हैं और मैं आगे चलकर बयान करता हूँ। लेकिन अफगान सरहद और भारतीय सरहद के बाद अब हमारी तीसरी सरहद गैर महफूज है। तीसरे हमसाये के साथ हमारी नाचाकी हो गई है। पीछे अब चीन ही रह गया जिसने ईरान और पाकिस्तान को मुहतात रहने का मशवरा दिया है। चीन के लिए सी पैक अहम है, जो कभी एक पाकिस्तानी हुकूमत में तेज हो जाता है, कभी दूसरी हुकूमत में सुस्त हो जाता है। अमेरिका नहीं चाहता था कि सी पैक फाल हो। कभी हम ललचाई हुई नजरों से अमेरिका की तरफ देखने लगते हैं कि वो हमें सी पैक के मुतबादिल के तौर पर क्या दे सकता है। चीन ने बहरहाल इस रास्ते से तिजारत तो करनी है, तो वो कभी पाकिस्तान के साथ बिगाड़ेगा नहीं। चीन के भारत के साथ भी तनाज़ात और तलखियां हैं, इसलिए भी वो पाकिस्तान के करीब है, लेकिन उतना ही करीब जितने कि उसके मफादात हमसे वाबस्ता हैं। ये ख्याली किताबी बातें हैं कि हमारी दोस्ती हिमालय से बुलंद और फलाने समंदर से ज्यादा गहरी है। सियासत के बारे में कहा जाता है कि आपके हरीफ होते हैं और हलीफ होते हैं, दोस्त कोई नहीं होता। सियासत के सीने में दिल नहीं होता और आलमी या इलाकाई सियासत के सीने में तो बिल्कुल ही नहीं होता। आप बैठकर हिमालय की बुलंदी और समंदरों की गहराई नापते रहें। अगलों ने आपके साथ जो सी पैक की सरमायाकारी और कर्जों की जो शराइत रखी है वो ठोक बजा कर रखी है। अब आ जाए उन वजूहात की तरफ जिनकी वजह से पाकिस्तान को इतना सख्त रद्दमल ईरान को देना नहीं चाहिए था। आपका एक माजी है। ईरान और सऊदी अरब ने अपनी अपनी प्रॉक्सियों की जंग अशरों हमारे मुल्क में लड़ी है। आपने उन्हें कभी नहीं रोका, उन्हें आदत पड़ी हुई है। बेपनाह कत्लो गारत हुई दोनों ममालिक की तरफ से। सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी जैसी तंजीमें बनी। पाकिस्तान यूं बैठा इतनी खुशी से देखता रहा जैसे कोई बच्चा मदारी को बंदर नचाते देख रहा हो, और वो भी मुफ्त में। बल्कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद जैसे एसेट बनाए। तो जब आपका ये माजी है तो अब अचानक गैरतमंद बन के भड़क उठने का क्या जवाब है। दूसरी तरफ आपके मुल्क में सैकड़ों ड्रोन हमले कर चुका है अमेरिका। दहशतगर्द आपके यहाँ मौजूद थे और वो हमसाया ममालिक में जाकर कार्रवाइयां करते थे। कई दहाइयों तक इन दहशतगर्दों को एक महफूज जन्नत पाकिस्तान ने फराहम की। आपको याद होगा कि 2012 में अमेरिकी हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी सरहद के 100 किलोमीटर अंदर आकर उसामा बिन लादेन को मारकर उठा कर ले गए थे। हम आज तक इन साजिशी थ्योरीज में डूबे हुए हैं कि उसामा वहां था ही नहीं, हालांकि उसका खानदान और उसकी बेवाएं बाद में पाकिस्तानी अदालतों में पेश होती रही हैं। ये बात दुरुस्त है कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन और अमेरिकी जंगों ने पाकिस्तान के लिए काम बहुत बिगाड़ा। इन जंगों की शुरुआत और इनके नतायज के सिलसिले में तो पाकिस्तान बेकसूर था। यह भी मगर हकीकत है कि अमन की दहाइयों में कबायली इलाके को दहशत गर्दों से पाक करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई। जब से यह मुल्क बना है आधा अरसा फौज ने हुकूमत की, बाकी आधा अरसा फौज ने सियासी हुकूमतें चलाई जिस तरह अब चला रही है। सोशल मीडिया एक जुबान होकर चीख रहा है कि फौज पहले तहरीक इंसाफ को फतह कर ले तो फिर ईरानी हमले का भी कुछ सोच लेंगे। पुलिस जिसका सबसे ज्यादा अहम किरदार होता है अंदरूनी तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी में, वो फौज के हुक्म पर तहरीक इंसाफ को सीधा कर रही है। आपकी एजेंसियां जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सास की रिकॉर्डिंग में मसरूफ हैं। आपका चीफ जस्टिस तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने में मसरूफ है। मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है कि मुल्क का सबसे ज्यादा मकबूल लीडर इमरान खान कई माह से जेल में है। इंटेलिजेंस एजेंसी आजम स्वाति की वीडियो बनाने में मसरूफ है। वजीर आजम इमरान खान की जिनसी गुफ्तगू टेप की गई। एक वक्त में फिर एक ही काम हो सकता है। इस दुनिया का अब्दी और अजली कानून यह है कि इंसान की एक सबसे अहम तरजीह होती है, इसी को वो ज्यादा से ज्यादा वक्त, तवानाई और वसाइल देता है, बाकियों को सानवी टाइम देता है। जिस तरह जरदारी शरीफ खानदान और अक्सर सियासतदानों की तरजीह दौलत कमाना है, वो मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकते, वो अपनी दौलत ही बढ़ा सकते हैं। फौज की तरजीह जब तहरीक इंसाफ को सीधा करना हो तो वो मुल्की दिफा का काम उस तरह नहीं कर सकेगी जिस तरह ईरान वाले अपनी सरजमीन का दिफा करते हैं और भारत वाले अपनी सरजमीन का। अभी मैं भारत और कश्मीर का जिक्र करना भूल गया। भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके उसे अपने अंदर जम कर लिया। पाकिस्तान सुम्मुन बुकमुन बन के बैठा रहा। हामिद मीर और नसीम जहरा के बकौल जनरल बाजवा ने 2 दर्जन सहाफियों से कहा कि हमारे टैंक चलने के काबिल नहीं, भारत से सुलह के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। दूसरी तरफ हाफिज सईद जैसे अफरियत पैदा किए गए जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान को रुसवा कराया। साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ कौमी सलामती दाव पर लगाने का केस चल रहा है।
जनरल बाजवा पे कौन केस चलाएगा? जाहिर है कि भारत ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया और पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार की, तो इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान एक चरागाह है, कोई भी आकर इसमें मुंह मार सकता है, अच्छी तरह चारा खाकर वापस जा सकता है। वो जिसे पंजाबी में कहते हैं कि खंगी जाओ तो लंगी जाओ, या जैसे कहते हैं कि गरीब की जोरो सबकी भाभी। हाँ, एक वाकया था जिसमें वाकई पाकिस्तान ने गैरतमंदी का सबूत दिया था, और वो था अभिनंदन वाला जहाज गिराने का वाकया। उस वक्त पता चला था कि पाकिस्तान की वाकई कोई इंटेग्रिटी है। अयाज सादिक ने यह कहा था कि इस वाकये पर जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थी और माथे पर पसीना था। इन दिनों नून लीग एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ करती थी, और वाकई ऐसा हुआ होगा कि अभिनंदन को बड़ी उजलत में वापस भेजा गया था। भारत ने एक दफा पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा गोलाबारी की तो जनरल बिलाल अकबर ने उनके खिलाफ शदीद कार्रवाई की और बहुत से भारतीय फौजी मार दिए। भारतीयों को सफेद झंडा लहरा कर लाशें उठाना पड़ी थी, तारीख में पहली मर्तबा। इस पर जनरल बाजवा हवास बाख्ता हो गए थे और कहा था कि जंग हो जाएगी। फौरन जनरल बिलाल अकबर को टैक्सला भिजवा दिया था। एक प्लान मौजूद है कि बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान को भी भारतीय चरागाह बना दिया जाए। कश्मीरियों को तकदीर के हवाले कर दिया गया है। जिस मुल्क की कौमी सलामती के ये हालात हों और सबसे बढ़कर जिसकी फौज सबसे मकबूल सियासी जमात से बरसरे जंग हो, टीवी पर उन बड़े दिमागों की गुफ्तगू बंद करवा दी गई हो जो कौम को कोई राह दिखा सकते हो, तो फिर यही कुछ होना है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया बंद होने वाला है। एक JIT बना दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का मजाक उड़ाने वालों का दिमाग सीधा किया जाए। जस्टिस फाइज इससे ये चाहते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर भी कर दिया जाए कानूनी मोशगाफियों का सहारा लेकर, और फिर उस पर उनकी शान में कोई तनकीद भी ना हो। हालांकि सब जानते हैं हर पार्टी में ऐसे ही इलेक्शन होते हैं। बात यह है कि सोशल मीडिया या तो चलता है या बंद किया जा सकता है चीन की तरह, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। चीन की तरह बंद करना भी बेहद मुश्किल है कि उसके बेपनाह मज़मुरात हैं। चीनी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, हर लिहाज से एक जिन्नात नुमा कौम है, बहुत बड़ी आलमी ताकत भी है। अब मैं आपको कुछ सोशल मीडिया की पोस्ट सुनाता हूं कि लोग क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पे ईरान के हमले के हवाले से। पहली पोस्ट में एक भाई साहब कह रहे हैं कि इदारे ईरान के साथ जंगी हालात पैदा करके इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं, और वो ये पोस्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इदारे दिलो जान से दिन रात सियासत खेलने में मसरूफ है। दूसरी बहन साहिबा ने ये पोस्ट की है, चर्चिल सोने की तैयारी कर रहा था कि उसका नौकर दौड़ता हुआ आया, बोला सर ईरान ने पाकिस्तान की सरहद के अंदर मिसाइल दाग दिया। चर्चिल ने पूछा पाकिस्तानी अवाम क्या कर रही है? नौकर ने जवाब दिया अवाम मस्त है, अपनी फौज पे जुगतें लगा रही है, बल्कि गा रही है मौका मिले कदी कदी। चर्चिल ने पूछा क्या ISPR ने इस हमले पर कोई ट्वीट किया? नौकर ने कहा ISPR को ईरान के मिसाइल से ज्यादा ट्विटर पर आने वाले मिसाइलों से डर लगता है। तीसरे भाई साहब ने फरमाया ईरान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, लिहाजा आज से ईरानी सरहद से तेल की स्मगलिंग बंद कर दी जाए। एक भाई ने फरमाया ईरान से सानिया 9 मई की मजम्मत कराई जाए। एक कहता है कि मिसाइल मार दिया तो क्या हुआ, कौन सा कोर कमांडर हाउस से मोर चोरी कर लिया। यह है वो वक्त जिसमें कौम को शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी फौज की पुष्ट पर खड़ा होना चाहिए था, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। अरशद शरीफ जैसे सहाफियों पे 16 मुकदमे बनाकर उन्हें मुल्क से भागने पर मजबूर किया जा सकता है। जबरदस्ती दिलों में अपनी मोहब्बत और हिमायत पैदा नहीं की जा सकती, इसके लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ईरान की वैसे एक हिस्ट्री है कि वो मुल्क के अंदर ही नहीं पूरे खित्ते में अपने मफादात की जंग करता है। इसराइल की आंखों में आंखें डालकर देखता है, अमेरिका की आंख में खटकता है। ईरान की फौज को अपनी सियासी जमातें पता करने की फिक्र नहीं है, ना उसने मार्शल लॉ लगानी है, ना जजों की सांसों की रिकॉर्डिंग करनी है। इसलिए उनकी नर्व्स बड़ी मजबूत हैं। वहां मजहबी बुनियादों पर इनकलाब आ गया था, सही आया था या गलत, उसके बाद से फौज मजहबी क़यादत ही के ताबे है।